Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover very important essay questions, The Four Temptations in Murder in Cathedral written by T.S. Eliot. काफ़ी पॉपुलर प्ले है और आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्ले से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो के थ्रू आप प्ले को भी समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन को भी, फोर टेम्पटेशंस की थीम को भी। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. And you can access to these two videos also RTCs की प्रिपरेशन करने के लिए। आपके पेपर का फॉर्मेट आपको मालूम है, RTCs आएंगी शुरुआत में आपको RTC प्लस ऐसे क्वेश्चंस, राइट। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर पेपर के फॉर्मेट से रिलेटेड कोई ट्रबल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, रेनेसांस स्पिरिट, मोरालिटी प्ले, रोमांटिक कॉमेडी, टू बी और नॉट टू बी। दिस इज द 7th क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। इन सभी क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक यू कैन प्रिपेयर फॉर। अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तो टाइम नहीं है, आई नो दैट, लेकिन अदरवाइज आप चाहें तो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर आपको डिटेल में सभी प्लेस पढ़ाए जाएंगे, सभी प्लेस की थीम्स और क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, आरटीसीज डिस्कस की जाएंगी, आरटीसीज के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, सभी प्लेस की सभी क्वेश्चन आंसर्स की और आरटीसीज की एक डिटेल्ड पीडीएफ भी दी जाएगी इफ़ यू ज्वाइन द लाइव सेशंस। किसी भी प्ले का इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले प्ले कब परफॉर्म हुआ था, प्ले की सेटिंग क्या है, प्लेस सेटिंग, टाइम सेटिंग। सेट इन दिसंबर 1170, इसको हम मॉडर्न मिरेकल प्ले कह सकते हैं। मिरेकल प्ले ऐसे सभी प्लेस को बोला जाता है जिसमें किसी सेंट को, सेंट की लाइफ को या फिर सेंट के मार्टरडम को दिखाया जाता है। सेंट थॉमस बिकेट की बात करें, जी हाँ, वही सेंट जिनकी श्राइन पर कैंटरबरी टेल्स में, चौसर के कैंटरबरी टेल्स में सभी पिलग्रिम्स जा रहे थे। सेंट थॉमस बिकेट, आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं प्ले का। 1935 है, दोबारा से देख लीजिए। हिस्टोरिकल प्ले है। साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस दिखाए गए एक आर्कबिशप के जिनका नाम है थॉमस बिकेट, और थॉमस बिकेट का इवन मर्डर भी दिखाया गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी टू। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके आंसर को ब्यूटिफाई करते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट सम सेंट डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अ किंग। किंग का नाम दीजिए एग्जाम में। The Archbishop welcomingly accepted his fate out of loyalty and love for his faith. उन्हें अपने यकीन पर पूरा यकीन था एक्चुअली, और उन्होंने, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हंसते हंसते अपनी जान दे दी। थोड़ा सा टी.एस. एलियट के बारे में भी जान लीजिए। बॉर्न 1888, डाइड 1965, मॉडर्निस्ट एरा के बहुत पॉपुलर राइटर माने जाते हैं एंड ही वन दी 1948 नोबेल प्राइज टू। चलिए प्ले के बारे में जानते हैं। हेनरी टू ऑफ इंग्लैंड एंड थॉमस बेकेट, जबकि स्टेज पर हमें थॉमस बेकेट ही दिखाई देते हैं। हेनरी टू डजंट अपीयर ऑन स्टेज। बेकेट, थॉमस बेकेट अपनी एक एग्जाइल से वापस आए, उन्हें एग्जाइल कर दिया था हेनरी टू ने। जब हेनरी टू ने थॉमस बेकेट को एक रिलीजियस पोजीशन प्रोवाइड की थी चर्च में, एंड थॉमस बेकेट रिफ्यूज टू कंप्लाई एज पर द पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ हेनरी टू। अगर उन्हें हेनरी टू के राज में कुछ पसंद नहीं आता था तो वो बता देते थे दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट प्रमोट। जबकि हेनरी टू चाहते थे कि मैंने थॉमस बेकेट, जो कि मेरे फ्रेंड हैं, जो कि मेरे चांसलर रह चुके हैं, मैंने उन्हें अब आर्क बिशप अपॉइंट किया है तो उन्हें सब कुछ मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन थॉमस बेकेट चाहते थे कि मुझे आपने आर्क बिशप की एक रिलीजियस पोजीशन प्रोवाइड की है तो मैं अब अपने हिसाब से अपने रूल्स और अपने रेगुलेशंस बनाऊंगा इन द benefit of the people, not in the benefit of the political strength of the king. Right. So Becket returned to England following his exile in France. Becket को exile कर दिया था king ने, necessitated by his heated disagreement with the king of England, Henry II। ये मैंने आपसे डिस्कस किया। हेनरी और बेकेट कभी बहुत अच्छे दोस्त रहे। किंग ने हेनरी को प्रमोट किया एट द पोजीशन ऑफ आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी इन द होप that his friend would prove a loyal servant
ऑफ द क्राउन। जैसा क्राउन बोलेगा, जैसा किंग बोलेगा, वैसा ही करेंगे। However, Becket came to regard his spiritual office as far superior to any worldly royal authority and the two men fell out. लेकिन थॉमस बेकेट ने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ फॉलो करता जाऊं। अगर मुझे एक रिलीजियस पोजीशन दी गई है तो मैं स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करूंगा, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करूंगा। ये पोजीशन पॉलिटिकल पोजीशन से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है मेरे वो एक्ट्स जो कि मुझे आर्क बिशप की पोजीशन पर करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू द प्ले ऑफ T.S. Eliot, Thomas Becket was exiled for 7 years and he was in France. Although अगर आप historical facts को search करेंगे तो आपको मिलेगा 6 years, but let us consider 7 at present। आप अपने एग्जाम में 7 ही लिखेंगे। तो इनके वापस आने के बाद इनका एक इनर टर्मोइल शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक हैमलेट, कि अब क्या करना चाहिए। शुड आई वर्क फॉर द पीपल अगेन, शुड आई वर्क फॉर द religious benefits of the people again, for the welfare of the people again, or should I submit myself in front of the king? किंग की पॉलिसीज के सामने मैं खुद को सबमिट कर दूं, सरेंडर कर दूं, या लोगों के लिए अभी भी काम करता रहूं। तो उनके पास 4 टेम्पटर्स आते हैं जो उनको अलग अलग तरीके से टेम्प्ट करने की, उनको कुछ ना कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं। ये 4 टेम्पटर्स एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, उनके इनर टर्मोइल का एक पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स में है ना, गुड एंजल बैड एंजल, कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉस्टर्स की ही इनर पर्सनालिटी है वो गुड और बैड। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि थॉमस बेकेट अपने आप को परसुएड कर रहे हैं, अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि उन्हें अब किस डायरेक्शन में मूव करना है एग्जाइल से वापस आने के बाद। तो 4 टेम्पटर्स की फॉर्म में शायद 4 थॉट्स हैं जो कि थॉमस बेकेट के दिमाग में खुद आई। द फर्स्ट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज केयरफ्री यूथ एंड फ्रेंडशिप विद हेनरी। जब हेनरी के साथ, हेनरी टू के साथ फ्रेंडशिप में थे, दोस्ती में थे थॉमस बेकेट, तो कितने अच्छे से दोनों एंजॉय किया करते थे। हेनरी टू के बाद पास जितनी भी पावर्स थी वो सभी पावर्स को थॉमस बेकेट भी एक्सरसाइज कर सकते थे। सेकेंड थॉट जो है उनकी, या सेकेंड टेम्पटर हम कह सकते हैं, रिमाइंड्स हिम दैट बिफोर ही वॉज आर्क बिशप ही वॉज लॉर्ड चांसलर। सबसे प्रमुख सलाहकार थे और कितनी पॉलिटिकल पावर थी उनके पास, उसके बारे में सोचिए। वो सब कुछ वापस मिल सकता है। थर्ड टेम्पटर जो है वो उनको कहते हैं कि वाई डोंट यू गो एंड डू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग। किंग के कितने सारे दुश्मन हैं, आप उनके साथ मिल जाइए और तब भी तो आपको एक पावर मिल जाएगी। बहुत से दुश्मन हैं किंग के जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। फोर्थ टेम्पटर आते हैं और वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, यू शुड गेट योर सेल्फ किल्ड। इससे आपको शहीद होने का एक मेडल मिल जाएगा, आप एक शहीद कहलाएंगे। तो एक शहीद की मौत मरिए आप, उससे आपको एक ग्लोरी मिलेगी। बेकेट इन सारी टेम्पटेशंस को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप विद हेनरी आई डू नॉट वांट, पॉलिटिकल पावर आई डू नॉट वांट, रिवॉल्ट आई डू नॉट वांट, मार्टरडम शहीद होना, मैं मरूंगा, लोगों के लिए मैं मारा जा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही ये डिक्लेयर कर दूं कि मैं लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बेसिक नेचर है टू preserve, to safeguard the rights of the people, religious rights of the people। लोगों के लिए, लोगों के religious benefits के लिए काम करना मेरा कर्मा है, मेरा काम है। मैं उसको मार्टरडम का नाम नहीं दे सकता अपने लिए ग्लोरी पाने के लिए। तो बेकेट रिजेक्ट्स ऑल ऑफ दीज फॉर वेरियस रीजंस, इवन द लास्ट वन मार्टरडम, जबकि शहीद उन्हें होना ही है, लेकिन वो पहले से ये डिसाइड नहीं करना चाहते कि मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मुझे शहीद होने का मेडल मिले। He asserts that seeking martyrdom for his own glory, ग्लोरी के लिए नहीं, would be to do the right deed for the wrong reason. I am just working and इसके बाद जो होना है वो हो जाए। I do not want to specifically carry the glory of martyrdom. सभी टेम्पटर्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट टेम्पटर इज अ वॉइस फ्रॉम बेकेट्स पास्ट। फ्रेंडशिप विद हेनरी, जब उनकी फ्रेंडशिप थी ना,
उनको उनके हैप्पी दिनों की याद दिलाते हैं, उनके यूथ के हैप्पी दिनों की, किस तरीके से बहुत ही डिलाइटफुल कंपेनियनशिप हुआ करती थी बेकेट की और हेनरी की। वो सारे ईयर्स, वो सारे सेंशुअस प्लेजर्स, उन सब की याद दिलाई जाती है। और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अगर दोबारा से किंग के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती कंटिन्यू कर ली तो वो पुराना एंजॉयमेंट वापस मिल सकता है। सेकेंड टेम्पटेशन काफ़ी सीरियस है। वॉट दिस टेम्पटर ऑफर्स इज नो मीन ऑब्जेक्ट फॉर एनी मैन टू एम फॉर। ही ऑफर्स द रिजम्पशन ऑफ द चांसलरशिप। वो एक चांसलर थे, चांसलर की पोजीशन से उन्हें आर्क बिशप बनाया गया था, तो अपनी पुरानी चांसलर की पोजीशन ही एक्सेप्ट कर लो, अपनी करंट पोजीशन आर्क बिशप की पोजीशन ही छोड़ दो। तो चांसलर बन के तुम किंग को सलाह दिया करते थे। दैट यूज टू बी वेरी पॉलिटिकल पोजीशन। पॉलिटिकल पोजीशन पर रहते हुए आपने कभी नहीं सोचा कि आप रिलीजियस राइट्स को सेफ गार्ड करेंगे, तो वापस उसी पोजीशन पर चले जाइए और पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करिए। थर्ड टेम्पटेशंस रिवोल्ट। अब उनको बोला जाता है कि किंग के अगेंस्ट बहुत सारे कोर्टियर्स, बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे बैरॉन्स हैं, इनकी एक टीम है, उनके साथ मिल जाइए ना, बड़ी स्ट्रांग टीम है ये। दीज एंटी रॉयल barons are more than willing to join up with a powerful archbishop to fight for liberty and to get rid of that tyrant Henry II. फोर्थ टेम्पटर। फोर्थ टेम्पटर की जो टेम्पटेशन है वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग है, क्योंकि ऐसा तो करना ही करना है थॉमस बेकेट को, लेकिन वो पर्पसफुली ऐसा नहीं करना चाहते। तो फोर्थ टेम्पटर टेम्प्ट्स थॉमस टू स्पिरिचुअल प्राइड. Thomas already knows that he will likely become a martyr because of his refusal to give in to king's demands. King की बात मैं नहीं मानूंगा, मार तो मुझे दिया ही जाएगा. The tempter, however, suggests that Thomas seek martyrdom actively so he can obtain all the rewards of heaven and that go along with it. अपने आप को प्रोपगेट करो, लोगों में फैलाओ ये बात कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ. ही सेज कि मुझे मारना है तो मार दिया जाए. आई विल नॉट एडवर्टाइज माई सेल्फ. Thomas would have great spiritual power, the tempter says, but Thomas knows that this is not right. He must allow God's will, जो होना है हो जाए, God's will to play out rather than actively pursuing martyrdom. तो ये थी वो 4 टेम्पटेशंस जिनको कि आप अपने एग्जाम्स में मेंशन करेंगे. काफ़ी अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 4 टेम्पटेशंस को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आराम से यू कैन write the nice stuff without adding anything non required. तो टी.एस. एलियट ने अडॉप्ट किया टेम्पटेशन आइडिया को टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ मोरालिटी प्लेस. मोरालिटी प्लेस के बारे में हमने पढ़ा एक वीडियो में, है ना. उस वीडियो में बताया गया कि किस तरीके से कुछ सीख मिलती है मोरालिटी प्लेस से. तो यहाँ से भी हमें एक सीख दी गई है रिलीजियस. द कंसेप्ट ऑफ टेम्पटेशन इज ऑल्सो हाईली सूटेड फॉर अ रिलीजियसली थीम्ड प्ले. इस प्ले की थीम ही रिलीजियस थी. वी नो दैट रिलीजन को सेव किया जा रहा है. कैरेक्टर्स इन medieval plays were personifications of vices and virtues. जैसे कि हमें डॉक्टर फॉस्टर्स में मिला था ना, गुड एंजल, बैड एंजल, vices, virtues. Similarly in this case टेम्पटर्स ने वो रोल प्ले किया है. थॉमस बेकेट के इनर सेल्फ ही हैं शायद ये सभी टेम्पटर्स. थॉमस बेकेट ने खुद ये सब कुछ सोचा होगा कि ये सब कुछ मुझे मिल सकता है अगर मैं सरेंडर कर दूं तो. Eliot brings Thomas Beckett's psychological struggle in a turmoil dilemma to life on stage by personifying the temptations that he faces. उन्होंने भी शायद इन temptations के बारे में सोचा. The debate between Thomas Becket and the tempters dramatizes the archbishop's inner struggle. तो इसके थ्रू हमें रियल टेम्पटर्स नहीं, एक्चुअली टेम्पटर्स की फॉर्म में उनके स्ट्रगल का पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया. उनका इनर स्ट्रगल, उनकी मिसगिविंग्स, उनकी खुद की एंग्जाइटीज. सो इन द एंड वी कैन से दैट द टेम्पटर्स आर शेडोज एंड नॉट द रियल क्रीचर्स ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. कोई रियल ह्यूमन बींग्स नहीं है. दे आर रियल इनफ बिकॉज दे पर्सोनिफाई एक्चुअली द टेम्पटेशंस दैट द कैरेक्टर बेकेट इज गोइंग थ्रू. I hope this video will help you out to appear for your upcoming examination. For the detailed studies,
You can join the classes to cover all the topics in a discussion mode during the live sessions. Can click the link given in description to get connected to us for admission in the academy. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback on this video.